हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम, सभी लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, प्रीलिम्स। इसके लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं चीजों को। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी AE 2024। सो देखिए, आपके प्रीलिम्स में टोटल ऑन एवरेज देयर आर 22 नंबर ऑफ टॉपिक्स। 22 टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के अंदर। 22 टॉपिक में से आपका ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा। ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है इसके ऊपर तो मैं डिस्कस करूंगा ही अभी, लेकिन एक आप आइडिया लगाइए, लमसम आइडिया लगाइए कि यहाँ पे जो 22 टॉपिक है किसके अंदर, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम बात कर रहे हैं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर जो टोटल 22 टॉपिक्स हैं, ये 22 टॉपिक से टोटल कुल मिला के आने हैं कितने, 200 क्वेश्चन। मतलब जब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 9 नंबर्स ऑन एन एवरेज। ओके, आइडियल केस में मान के चलते हैं सभी पेपर का इक्वल वेटेज, जो कि होता नहीं है, प्लस माइनस आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा ही ये, लेकिन फर्स्ट टाइम ये पेपर को लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज एक मतलब सोचने में लगता है कि नहीं सही है ना, कि लगभग सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उससे लगभग 9 से 10 नंबर मान के चलिए, 9 to 10 नंबर 9 से 10 नंबर। अब ये जो 9 to 10 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना नंबर है, 2 नंबर। मतलब आप रेंज अगर पकड़ोगे तो एक रेंज आइडिया लगता है 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब 8 से 12 नंबर हर एक टॉपिक से। जितने भी टॉपिक हैं, अगर इक्वल वेटेज को माइंड में रखते हुए हम लोग अगर पढ़ाई करें तो इस रेंज को हम लोग समझते हुए आगे चीजों को डील कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है, सिंस इट इज 1 यूनिट ऑफ द ओवरऑल, तो इसको हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे, इस रेंज को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उन्हीं सब चीजों पे, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, व्हाट आर दोज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा आपको आउटलाइन बता देता हूं। बेसिकली हम इन 5 टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर 5 टॉपिक, क्या, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझिए, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस चीज को पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट कहने का मतलब है, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, देखो यार, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, हम कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहे होते हैं ना, तो एक टीम बनाया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, उस टीम का कोई हेड होता है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। तो इस तरीके के सवाल आप देखे होंगे कि रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कौन क्या क्या है ना। तो वहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन रहता, मतलब स्टेटमेंट, कंसीडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर का क्या रोल है ना, इस तरीके के। तो वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो ये एक पार्ट हमको पढ़ना होगा, छोटा सा पार्ट है। इसके बाद आती है, देखो, मेन पार्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड शेड्यूलिंग। इसके अंदर सारा कुछ, जैसे वो CPM, PERT, बार चार्ट, नेट, है ना, जो भी नेटवर्क डायग्राम है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह, उन सभी चीजों को इसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसमें, इस वाले पार्ट में, पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट 4 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक एनालिसिस। तो वहां पे कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये हमें स्टडी करनी है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसके बाद देखो, एक टॉपिक मैंने और ऐड किया है, ओके, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट को बनाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो टेंडर होता है ना, उससे पहले भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सारा कुछ आप एनालिसिस वगैरह करते हो। तो जो बेसिक चीजें हैं कि टेंडर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज, दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है, ETC लाइक दिस, है ना। तो ये सारे डेफिनेशंस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस इस पॉइंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और ये चीज आप सिविल इंजीनियरिंग से काफी ज्यादा रिलेट भी कर पाओगे।
जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप पढ़ते ही हो सीपीएम पट वगैरह, तो वही ये चीज है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेसिकली जो थ्योरेटिकल पोर्शंस वगैरह जो स्किप कर दिया जाता है पढ़ाई करते वक्त, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब भी गेट ईएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं वो ये वाला पार्ट को पढ़ लेते हैं डिटेल में अच्छे तरीके से, है ना। और कभी कभी इस वाले पार्ट को पॉइंट नंबर 3-4, बाकी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 5 स्किप कर दिया जाता है। तो हम लोग इन एंड ओवरऑल इन सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे और यही आपका सिलेबस बनाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। क्लियर है? तो ना तो बहुत ज्यादा डीप गहराई में कूदना है कुएं के अंदर ओके, और ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर तैर के रह जाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से कवर करना है सो दैट जो भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट 80 to 90% तो एक्यूरेसी बना रहे अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो आप देख लीजिए गाइस, ये चीज है आपका, इस है ना, इन 5 पॉइंट्स के अंदर हमें चीजों को स्टडी करनी है। ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज ए प्रोजेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि आपका प्रोजेक्ट क्या होता है। व्हाट इज प्रोजेक्ट? बताइए क्या डेफिनेशन। देखो प्रोजेक्ट तो आप जानते हो, बहुत सारा प्रोजेक्ट जो जनरल डेली लैंग्वेज है उसमें अरे मैं एक प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, हम बोलते ही है ना, इस वर्ड को यूज ही कर लेते हैं, अरे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है ना, बोल ही देते हैं, है कि नहीं। आम मतलब दिनचर्या में जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स, उसमें भी हम लोग बोल देते हैं इस वर्ड को। तो क्या ये वर्ड हमें एग्जाम निकाल के देगा? नहीं। हमको पीएम बुक, ये एक चीज है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। इस बुक के अंदर जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है, यहां से सवाल पूछते हैं। और इस बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दिया गया है? डेफिनेशन ये बताया गया है, ए प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी एंडीवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोजेक्ट सर्विस और रिजल्ट। तो यहां पे देखेंगे, अगर इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने पढ़ा है तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो क्या, ये जो वर्ड है टेम्पररी, इसको अंडरलाइन करिए। दूसरा एंडेवर, एंडेवर मतलब वही फोर्ड एंडेवर है ना, फोर्ड एंडेवर वही वाला एंडेवर है। ठीक है, टेम्पररी एंडेवर। और यूनिक प्रोजेक्ट सर्विस, यूनिक प्रोजेक्ट सर्विस या फिर यूनिक रिजल्ट, मतलब ये 3 बातें। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मतलब समझिए, एक प्रोजेक्ट आपका वो है जो कि टेम्पररी नेचर का हो, टेम्पोररी नेचर का हो, टेम्पररी नेचर का हो। दूसरा आपका यूनिक रिजल्ट दे रहा हो, यूनिक रिजल्ट दे रहा हो। इंडिवर मतलब क्या है? ये जो टर्म है ना इंडिवर, ये एक अंग्रेजी टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? कार्य करना, परिश्रम करना, है ना। अगर इसका डेफिनेशन को आप खोजोगे तो कार्य करना, परिश्रम करना, यही चीज होती है, मेहनत करना। तो मतलब वर्क, आप कह सकते हो वर्क। ये रिलेट कर रहा है किससे? वर्क से। और इसमें वर्क भी हो रहा हो, वर्क भी हो रहा हो। समझ में आ रहा है? मतलब एफर्ट लग रही हो, एफर्ट लग रही हो, वर्क हो रहा हो। तो एफर्ट लग रही हो, वर्क लग रही हो, मतलब रिसोर्सेस लगेगा। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस ये अलग अलग तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। समय एक रिसोर्स है, टाइम हो सकती है, आप किसी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हो, स्पेस, स्पेस है ना, मैन पावर, मैन पावर, मशीनरी, मशीन्स, मशीनरी। फिर मनी, मनी भी आपका एक रिसोर्स है ना, ईटीसी। और भी अतिरिक्त चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू पीएम बुक, ए प्रोजेक्ट इज टेम्पररी इन नेचर, गिव यूनिक रिजल्ट एंड इट इन्वॉल्व्स सम वर्क, या फिर जिसमें एफर्ट लग रहा हो। तो वर्क है, एफर्ट लग रही है, तो रिसोर्स भी कुछ ना कुछ इसमें लग रही होगी। वो टाइम के रूप में हो सकता है, स्पेस के रूप में, मैन पावर के रूप में, या मशीनरी के रूप में, या मनी के रूप में, इत्यादि, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। अब इसका क्या मतलब है ये तो हम समझ गए। तो ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन को इतना बारीकी से हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जा सकते हैं? आपको दे दिया 3-4 काम, ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे दिया, और आपको सीधा ऊपर में यही लिखा है, ये जो वर्क, जो भी काम है, इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्ट कहलाएगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट कहलाएगा, है ना। तो कौन सा एक प्रोजेक्ट कहलाएगा, उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी है।
तो आप कैसे टेस्ट करोगे? तो इन 3 बातों को ध्यान रखोगे। यही 3 चीज आपके माइंड में है कि प्रोजेक्ट, कोई एक जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा है कि वो टेम्पोररी इन नेचर है। टेम्पोररी इन नेचर कहने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि लगातार एकदम चलते रहता है, हरदम सालों साल, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर वो चल रही है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। टेम्पोररी इन नेचर मीन्स इसका एक डेफिनाइट स्टार्ट और एंड है। इट इज हैविंग डेफिनाइट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है ना। आप इस तरीके से आप रिलेट करना टेम्पोररी नेचर को, जिसका एक डेफिनाइट स्टार्ट हो और एंड पॉइंट हो, है ना। यूनिक रिजल्ट मतलब यूनिक रिजल्ट कहने का मतलब है, आप समझिए, आप इसको ऐसे रिलेट करना, कोई भी 2 प्रोजेक्ट के बीच में आप कंपैरिजन करोगे तो ये 100% तय बात है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, लास्ट जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो यूनिक ही होगा, सिमिलर सेम नहीं हो सकता। समझ गए? मीन्स नो 2 प्रोजेक्ट विल हैव सेम आउटपुट। अगर सेम आउटपुट हो रही है किसी 2 कार्यों की, कोई 2 वर्क की सेम आउटपुट निकल रही है, तो वो वर्क प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट विल बी नॉट कमिंग अंडर प्रोजेक्ट। उसको हम और ही कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे देखेंगे। समझ में आ रही है ना। तो अगर कोई चीज है, कोई कार्य, उसको आप एज ए प्रोजेक्ट आप कहना चाहते हो तो उसका आउटपुट यूनिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप इन जनरल अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो नॉर्मली कोई 2 बिल्डिंग को देखो, वो एक प्रोजेक्ट के रूप में आप कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिल्डिंग बना रहा है, सेम कॉन्ट्रैक्टर दूसरा बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। मटेरियल हो सकता है वो अलग यूज कर लिया हो, है ना। कुछ ना कुछ सीमेंट का जो क्वालिटी है वो अलग क्वालिटी का यूज किया, थोड़ा सा डिजाइन में बदलाव हो, तो कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो आएगी। समझ में आ रहा है? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये इसको आप एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। ओके, आगे चल के और क्लियरिटी मिलेगी इसमें। वर्क और एफर्ट लगना चाहिए, है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। कौन कौन सा? इन 2 बातों पे, पहला और दूसरा। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। आप जब भी कोई भी काम आपको दिया रहेगा, आपको टेस्टिंग करना है कि वो प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो आप देखना वो टेम्पोररी नेचर का है या नहीं है। ठीक है, उसका यूनिक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर टेम्पोररी नेचर की है, यूनिक रिजल्ट आ रही है, तो वो प्रोजेक्ट कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। क्यों? देखो, अगर टेम्पोररी नेचर का ये बात तय हो गया, यूनिक रिजल्ट आ रही है, मतलब ये बात भी तय हो गया कि उसमें वर्क या फिर एफर्ट लग रही होगी, रिसोर्सेस लग रही होगी, है ना, तभी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिल रहा है ना। तो रिसोर्स ऐसा थोड़ी ना है कि मटेरियल रिसोर्स ही होता है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्स नहीं। टाइम भी एक रिसोर्स है, मनी भी रिसोर्स है, मैन पावर भी रिसोर्स है। तो अगर रिजल्ट मिल रही है तो उसमें रिसोर्स भी कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा, है ना। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट है, टेम्पोररी नेचर का होना चाहिए और यूनिक रिजल्ट देना चाहिए। इन 2 पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं। किसके लिए? टेस्ट करने के लिए कि कोई भी काम वो उसको हम एज ए प्रोजेक्ट क्लासिफाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आगे चल के क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जो 2-3 बातें लिखी हुई थी उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया। टेम्पोररी प्रोजेक्ट हैज क्लियर स्टार्ट एंड एंड। यूनिक, नो 2 प्रोजेक्ट विल गिव सेम आउटपुट। ठीक है, किसी भी 2 प्रोजेक्ट का सेम आउटपुट नहीं होगा। इंडिवर, यूज ऑफ एफर्ट लग रहा हो। रिसोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट। रिसोर्सेस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो स्पेस है, टाइम है, मटेरियल है, मैन पावर है, मशीनरी है, मनी इत्यादि। ये सभी क्या है? रिसोर्सेस। ये सभी क्या है? रिसोर्सेस। ठीक है, इत्यादि, ईटीसी। तो दिस इज योर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का डेफिनेशन है। क्लियर है? आगे एक एक करके देखेंगे। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एज ए सिविल इंजीनियर या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे हम घर ही बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम जनरली क्या क्या बात करेंगे कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इतना समय में कंप्लीट हो जाए तो हो जाना चाहिए, और हम ये चाहेंगे कि कम से कम समय में वो कंप्लीट हो, कम से कम लागत में वो चीज अच्छा चीज मिले, है ना, इकोनॉमिकल मतलब चीजें रहे। समझ में आ रहा है? और एफिशिएंट भी चीजें रहे।
तो यही चीज यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूं, एनी प्रोजेक्ट लेट इट बी स्मॉल, ठीक है, या फिर बिग, छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 मेन बेसिक चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को डिसाइड करने से पहले। इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम, इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट मस्ट यूटिलाइज जो भी मैक्सिमम रिसोर्स है, देखो जो भी रिसोर्सेस आपके अगल बगल है, उस प्रोजेक्ट लोकेशन से अगल बगल अवेलेबल है, जब आप प्लानिंग करोगे तो उसमें जो भी चीप रिसोर्सेस अवेलेबल है, सो दैट यू कैन मेक द ओवरऑल प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल, वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, ओके, तो ये 3 चीज हम सोचते हैं कि जो भी मेरा प्रोजेक्ट है कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए, कम से कम लागत में कंप्लीट हो जाए, अच्छा आउटपुट भी मिले, और ऐसा हो कि जिसमें मैं सभी रिसोर्सेस को यूज कर पाऊं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बहुत सारा रिसोर्स को एलोकेट कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, है ना, और उनमें से कुछ ही रिसोर्स यूज हुआ और बहुत सारा आपका वेस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड ही बात कर रहा है, क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखिए, सुनिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, उसका जो कॉस्ट होता है इन जनरल, मोटा मोटी ओवरऑल अगर हम कॉस्ट का बात करें तो 2 कॉस्ट होती है। एक तो मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, जो डायरेक्ट आप सामान वगैरह खरीदते हो, मटेरियल, ईटा, बालू, सरिया, इटीसी मटेरियल कॉस्ट। दूसरा कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो कॉस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कैसे, जैसे मैन पावर का कॉस्ट, मशीनरी का कॉस्ट हो गया, साइट लोकेशन वगैरह कहीं पे सेट किए हो तो ऑफिस वगैरह बनाना है, उसका रेंट देना, वो सब भी आएगा ना, ठीक है, वो सब। तो इस तरीके की कॉस्ट। तो अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम से कम लागत में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा अगर हम कह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जो मटेरियल कॉस्ट है एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसको मिनिमाइज करें। ओके, वी हैव टू मिनिमाइज दिस मटेरियल कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हम मटेरियल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, देखो यार, अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे जो मटेरियल का कॉस्ट है वो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चल के 2028 में स्टार्ट होना हो, आपने पहले से अभी से प्लानिंग वगैरह कर रहे हो सारा कुछ, तो कुछ ऐसे मटेरियल जो आगे चल के यूज करोगे आप, ठीक है, आपको अगर दिख रहा है कि उसका रेट उस समय बढ़ जाएगा, और अगर आपके पास स्टोरेज लोकेशन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एनालिसिस करोगे ना, तो हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ही बहुत सारा कुछ मटेरियल प्रोक्यूर करके रख लेंगे, सो दैट मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल जो आने वाली है मुझे इन फ्यूचर, वो अभी के प्रेजेंट टाइम से कम पड़े, है ना, कम लगे। तो इस तरीके से आप मटेरियल कॉस्ट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मटेरियल कॉस्ट, द डिजाइन इज चेंज्ड, डिजाइन को भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपका बेसिक मॉडल है डिजाइन उसको चेंज कर सकते हो। और समटाइम्स मटेरियल इज परचेज्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से आप मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब जब आप ऑपरेट कर रहे हो, मशीनरी का भाड़ा वगैरह हो गया, मैन पावर हो गया, ईटीसी। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वी डील विथ रिसोर्स कॉस्ट, हेंस मैथमेटिकल टूल्स लाइक जैसे PERT, CPM, ETC are required to minimize its construction cost, है ना। अब इन टूल को यूज करके हम कैसे मिनिमाइज करते हैं वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हम लोग क्रैशिंग करते हैं, ठीक है, क्रैशिंग करते हैं, PERT इवैल्यूएशन करते हैं, CPM इवैल्यूएशन करते हैं, तो इन सब चीजों को करते हैं, ओके, टू बेसिकली मैनेज दिस पर्टिकुलर रिसोर्स कॉस्ट, है ना, रिसोर्स कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, सो दैट जो ओवरऑल कॉस्ट आपका प्रोजेक्ट का, जिसमें ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह है, ठीक है, ये कम हो जाए। समझ में आ रहा है? सो दैट यू कैन अचीव द इकोनॉमी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ना कि किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, सभी रिसोर्सेस को वो यूज कर रहा हो और मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो रहा हो। क्यों? जितना ज्यादा समय लगाओगे प्रोजेक्ट का कॉस्ट उतना ज्यादा आपका इंक्रीज होगा या फिर बढ़ता हुआ चलेगा, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी गाइस, ओके, मैं कमेंट अभी नहीं देखा था, बता रहा था अभी, है ना, अब देख रहा हूं कमेंट क्या बोल रहे हैं भाइयों बहनों।
गर्ल्स का 4 सीट था SC कैटेगरी में। गुड इवनिंग हेनू जी, रमेश गुड इवनिंग, थैंक यू रमेश। राजकुमार भाई, हाँ क्लास देख सकते हैं लैपटॉप में, हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म इसका वेबसाइट भी है, ठीक है। तो वेब, लेकिन आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू से लॉगिन करना होगा एक बार, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप वहां पे क्लास देख सकते हैं। अरे रमेश भाई जय हिंद हाँ, झंडा गाड़ देंगे रमेश। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। मेरे पास है, नंबर सेव है आपका, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टेजेस, तो ये पेपर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये पेपर को मैं पढ़ाऊंगा, कल से आपके डिफरेंट टीचर आ जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, मटेरियल साइंस के, वो लोग फिर पढ़ाएंगे। मैं इस पेपर को स्टार्ट किया हूं। तो देखिए स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको करना है, देखो यहाँ पे 2 चीज है, एक तो प्रोजेक्ट वाली चीज है, दूसरा मैनेजमेंट वाला चीज है ना। हमको दोनों देखना है। मैनेजमेंट वाला पार्ट सब किसमें देखेंगे, ये जो टॉपिक हमने लिखवाया था आपको, ये देखो यार, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और यहाँ पर भी बहुत सारा डेफिनेशन चैप्टर 1 में भी मैं बताऊंगा, मतलब इन दोनों चैप्टर को हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे मोटा मोटी, ठीक है। चलिए बस मैं पिन पॉइंटेड रहूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पकड़ के चलूंगा, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये नोट्स आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं गाइस, देखो ये तो टाइप किए हैं, ये डिजिटल फॉर्मेट का नोट्स है, बट ये देखिए हैंड रिटन नोट्स। सो दिस पर्टिकुलर नोट्स, इसका स्कैनिंग आप सभी को उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग करोगे सबसे पहले, फिर शेड्यूलिंग करोगे, ठीक है, और फिर हम करते हैं कंट्रोलिंग। बेसिकली ये 3 स्टेज ही होता है, एक होता है प्लानिंग फेज, दूसरा होता है शेड्यूलिंग फेज, तीसरा होता है कंट्रोलिंग फेज। इन जनरल क्या क्या डेफिनेशन है प्लानिंग का, तो इस चीज को समझिए। प्लानिंग मतलब क्या है, प्लानिंग मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या आपको अचीव करना है, उस चीज को डिफाइन करोगे ना। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, क्या अचीव करना है, इस चीज को डिफाइन करेंगे हम लोग। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए होगा, टाइम कितना चाहिए होगा, समझो टाइम कितना चाहिए होगा, पैसा कितना चाहिए होगा, मैन पावर कितना चाहिए होगा, इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। यही तो हम करते हैं प्लानिंग फेज में, प्लानिंग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सिंपल जनरल। बस यही जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ हूं ना, इसी को सवाल में वो लोग पूछेंगे कि प्लानिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या है, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये आपका प्लानिंग फेज में आ जाता है। So it is the most important aspect of project management, which deals with defining the objective of project and identification of resource required for completion of project. It comes under planning. इसके बाद क्या है, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अभी ओवरऑल एक प्रोजेक्ट को पकड़िए, जैसे कि एक नॉर्मल बेसिक सा चीज, जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, घर बना रहे हो, तो जब आप घर बना रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज है कि नहीं। एक्टिविटी कहने का मतलब है छोटा छोटा काम। फॉर एग्जांपल पहले जब हम घर बनाएंगे तो जो भी जमीन है मेरा, जहां पर मेरे को घर बनाना है, उसका साफ सफाई, क्लीनिंग एंड गार्बेज, फिर मार्किंग करोगे आप, लेआउट, ये एक एक्टिविटी पकड़ लो, क्लीनिंग एंड गार्बेज, फिर लेआउट कर लो, फिर एक्सावेशन फॉर फाउंडेशन, सबसे पहले तरी खोदना है ना, फाउंडेशन वगैरह के लिए, वो एक्सावेशन करोगे। उसके बाद आप फाउंडेशन उठाओगे, है कि नहीं, उसके बाद फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन उठाओगे, फिर कॉलम उठाओगे, कॉलम उठाने के बाद फिर प्लिंथ वगैरह आप डालोगे, फिर उसके ऊपर दीवारें आएंगी, फिर आपके मतलब बीम्स आएंगे, बीम आने के बाद फिर छत आएंगे, इटीसी, फिर जो भी है अंदर की लिंटल, डोर के लिए ओपनिंग वगैरह, वो सब छोड़ोगे। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, अगर पूरे ओवरऑल वर्क को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग तोड़े, तो ये जो छोटा छोटा वर्क है, इसी को हम एक्टिविटी बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे गाइस, इसी को हम बोलेंगे एक्टिविटी। समझ गए,
अब सुनो, एक्टिविटी का इन शेड्यूलिंग फेज एक्टिविटी का लॉजिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको एक्टिविटी को लॉजिकली अरेंज करना होगा। अब ये लॉजिकल अरेंजमेंट में हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क डायग्राम है जो हमें हेल्प करते हैं। इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स को हमें आगे चल के सीखना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से भाइयों बहनों आप लोग सीख जाएंगे इसको, ओके। अभी देखिए, लॉजिकल अरेंजमेंट का एक एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैंने बात किया, मुझे ये बताओ, जब मान लो घर बना रहे हो किसी भी जमीन पे, सबसे पहले उस जमीन को साफ कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ही आप लेआउट दे पाओगे, है ना। जो प्लान है, जो भी प्लान आपने दिमाग में सोचा है कि ऐसा मार्किंग है, ये चौखूर है, बॉक्स जैसा है, यहाँ पे ये फाउंडेशन है, यहाँ पे ये है, जो भी है, जो मार्किंग है, लेआउट आप तभी दे पाओगे जब क्लीनिंग एंड गार्बेज का एक्टिविटी हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, जब भी मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है मेरा, इसका जब भी नेटवर्क डायग्राम वगैरह जो बनाऊंगा, मतलब जो एक्टिविटीज को मेरे को लॉजिकली अरेंज करना है, क्या उसमें लेआउट को क्लीनिंग से पहले रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं, कोई मतलब नहीं है। तो यही है वो लॉजिक, है ना, यही है वो लॉजिक कि कौन सा एक्टिविटी किसके बाद होना चाहिए, किस एक्टिविटी को किससे पहले किया जा सकता है, कौन सा एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर कौन सा एक्टिविटी किसी 2 3 4 एक्टिविटी मान लो ऐसे भी है जिनको एक साथ साइमल्टेनियसली किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को हमें आइडेंटिफाई करनी है और एक लॉजिकल अरेंजमेंट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो यही चीज होता है शेड्यूलिंग। समझ में आ रहा है? यही चीज होता है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग रेफर्स टू एक्चुअल लेइंग आउट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट विथ लॉजिक रिक्वायर्ड for construction of project, with logic required for construction of project। और तो और शेड्यूलिंग वाले फेज में ही आप रिसोर्स एलोकेशन भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिसोर्स एलोकेशन, मतलब ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को कितना रिसोर्स चाहिए, ये भी आप शेड्यूलिंग में ही एलोकेट करते हो। इट ऑल्सो डील्स विथ रिसोर्स एलोकेशन टू डिफरेंट एक्टिविटी। सो प्लानिंग में क्या करते हैं, शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, बहुत जरूरी बात सीख गए। कंट्रोलिंग में क्या होता है इन जनरल? अब देखो, प्लानिंग कर लिए हो, शेड्यूलिंग कर लिए हो, सारा कुछ एकदम रेडी है। कंट्रोलिंग मतलब एग्जीक्यूट करोगे, प्रोजेक्ट को चलाओगे, एग्जीक्यूट करोगे, मतलब अब रियल कंस्ट्रक्शन वाली बात होने लगी, है ना। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात करें तो रियल ऑपरेशंस, तो कंट्रोलिंग। अब यहां पे क्लीन कट वर्क आने लगेंगे, है कि नहीं। तो कंट्रोलिंग रेफर्स टू दी एग्जीक्यूशन ऑफ, क्या, जो प्लानिंग किया था आपने और जो शेड्यूलिंग किया है, अब इसी को जमीनी तौर पे उतारोगे, एग्जीक्यूट करोगे। इट ऑल्सो डील विथ रीशेड्यूलिंग। ये जो कंट्रोलिंग पार्ट है, इसमें 2 चीजें, एग्जीक्यूशन प्लस रीशेड्यूलिंग। जो आपने प्लानिंग किया है और शेड्यूलिंग किया है, उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, कर रहे हो। जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग किया उसके अकॉर्डिंग काम आपने चालू कर दिया, कर रहे हो। प्लानिंग के टाइम पे ही आपने डिसाइड किया था इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम वगैरह क्या होगा, ठीक है, मतलब एक सोचा हुआ था। अच्छा, ये सब चीज शेड्यूलिंग के टाइम पे आपने निकाला होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम वगैरह क्या हुआ होगा, क्योंकि उसी वक्त हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। तो अब मान लो काम करते चल रहे हो, अब ऐसा हुआ कुछ बाधाएं आने लगे, जिनके कारण आपको लगा, आभास हुआ कि नहीं भाई, ये जो प्रोजेक्ट है मेरा रिक्वायर्ड टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये प्रोजेक्ट मेरा जो टाइम है, जो स्पेसिफाइड टाइम है, उस पर कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में हमें हो सकता है रीशेड्यूल करना पड़े डिफरेंट एक्टिविटीज को। मतलब जो फ्लो में काम चल रहा है उसको रीशेड्यूल करेंगे कि नहीं, अब ये इतना जल्दी करेंगे, ये थोड़ा और जल्दी करेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, इस तरीके से। वहां पर भी लॉजिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, लॉजिक्स की, जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो रीशेड्यूलिंग वाला पार्ट, तो रीशेड्यूलिंग करोगे तो ये चीज भी आपका कंट्रोलिंग में ही आ जाता है। रीशेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ शेड्यूल इज नॉट अचीव्ड, इन केस व्हेन शेड्यूल इज नॉट अचीव्ड, ठीक है। तो दिस इज योर कंट्रोलिंग पार्ट। अभी प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना। इसको अगर पकड़ोगे, ये तो एक प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। क्यों आएगा? टेस्टिंग करते देखो। पहला 3 बातों को, जैसे ही मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिखूं,
पहला बताना टेम्पोररी, ऐसे चेक करना है टेम्पोररी, ठीक है। दूसरा बात लिख दोगे यूनिकनेस या फिर यूनिक रिजल्ट, ठीक है। तीसरा आप लिख दोगे वर्क या रिसोर्स लग रहा है कि नहीं, वर्क एफर्ट या रिसोर्स लग रहा है कि नहीं। तो देखो बिल्डिंग वर्क ऐसा तो नहीं है कि एकदम जब तक मतलब सना एकदम पूरा शाश्वत समय तक चलता रहेगा, मतलब एकदम चल ही रहा है अंत काल तक एकदम चलता रहेगा। नहीं यार, कोई एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग वर्क स्टार्ट हुई है तो 5 महीने 6 महीने 8 महीने में खत्म भी हो जाएगी नॉर्मली। जो घर वगैरह बनाते हो, हाई राइज बिल्डिंग है तो वो 1-2 साल लग सकती है, लेकिन एक डेफिनाइट एक स्टार्ट है तो एक निश्चित अंत भी है उसका, है ना। तो ये टेम्पोररी है, ठीक है। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता ही है, तो इसका एक यूनिक रिजल्ट भी मिलता है आपको यहाँ पर। तो यूनिक रिजल्ट मिल रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो रिसोर्स लग रहा है, मैन पावर लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है, तो ये एक प्रोजेक्ट मतलब ये भी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि इट इज ए प्रोजेक्ट, है ना। अगर ये 3 चीज सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इट इज प्रोजेक्ट। तो आपको बेसिकली इन तीनों चीजों को चेक नहीं करना है, आप इन्हीं 2 बातों को चेक कर लीजिएगा। अगर ये 2 बात सेटिस्फाई हो रही है तो ये प्रोजेक्ट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है, क्लियर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है। दूसरा एग्जांपल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये भी एक प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक प्रोजेक्ट है। कंपेयर करो चीजों को, देखो अनंत समय तो नहीं लगना है, एक स्टार्ट है तो सॉफ्टवेयर एक टाइम पे बन के रेडी भी हो जाएगा, खत्म, टेम्पोररी नेचर का। यूनिकनेस, आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, है ना, कोई सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर रहे हो तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज है, वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगी यूनिक भी है। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर को बनाने में रिसोर्स तो लगी रहे, तो दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर प्रोजेक्ट, इसको भी आप प्रोजेक्ट कह सकते हो। जैसे कि आप जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके बारे में बताओ, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, यूपीएई 2024 प्रिपरेशन, यूपीएई 2024, अगर इसके बारे में पूछूं प्रिपरेशन, ये बताओ ये एक प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये बताओ ये एक प्रोजेक्ट है या नहीं है। यूपीएई 2024 प्रिपरेशन एक प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, बताइए गाइस। यूपीएई 2024 प्रिपरेशन एक प्रोजेक्ट है या नहीं है, बताइए गुरु, बताइए। नहीं भाई, नहीं किए हैं, मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। देखो मतलब क्या है, अगर आपसे बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, अगर आपसे पूछे क्या ये प्रोजेक्ट है या नहीं है तो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिस इज ए प्रोजेक्ट ओनली। क्यों, देखो यार, सबसे पहले ये टेम्पोररी नेचर का है या नहीं है, इस चीज को पता लगाओगे तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है अब यूपीआई का प्रिपरेशन एकदम करते जा रहे, नहीं, तो इट इज ऑफ टेम्पोररी नेचर, पहली बात वो क्वालिफाई हो रहा है इसका। दूसरा, यूनिक रिजल्ट है कि नहीं है, ऑब्वियसली यूनिक रिजल्ट ही मिलेगा, आप पास हो गए या फेल हो गए, ये अपने आप में यूनिक रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो इट इज हैविंग यूनिक रिजल्ट। इसके बाद इसमें टाइम, रिसोर्स, है ना, जो भी है, लग रहा है कि नहीं, समय भी एक तरीके का रिसोर्स तो है, प्रिपरेशन में पैसा भी खर्चा होगा तो वो भी एक तरीके का रिसोर्स तो है, तो वो भी है, इसमें वर्क भी लग रही है, देखो काम कर रहे हो तो ये भी रिसोर्स मतलब आपका रिसोर्स है। तो इसका मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर प्रोजेक्ट, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, इसको आप एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है
इसका एक अलग कैटेगरी है, इसको बोलते हैं, अगर हम जब मैं आपको कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट है सिंस इंडिविजुअल लेवल पे है, मैं अकेले अपना प्रिपरेशन कर रहा हूं, जो भी रिजल्ट होगा वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो ये पर्सनल लेवल पे है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज पर्सनल प्रोजेक्ट। पर्सनल प्रोजेक्ट, तो ये भी एक तरीके का प्रोजेक्ट ही है। समझ में आई बात, है ना? तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे, 3-4 एक्टिविटीज दे देंगे, मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है या इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्ट है। इस तरीके के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, सबसे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यार, 4 अलग अलग तरीके के कैटेगरी हैं, 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 5 ईयर, ग्रेटर देन 5 ईयर। तो 0 to 1 ईयर अगर है किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, स्पेशल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट उसको बोलेंगे। 1 to 3 ईयर है तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बोलेंगे। 3 to 5 ईयर है मीडियम टर्म प्रोजेक्ट बोलेंगे। ग्रेटर देन 5 ईयर है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये चीज आप ध्यान रखना। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह होता है, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, ये सब बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के कैटेगरी में ही आता है ना? ये सब बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के कैटेगरी में आता है। ओके, उसके बाद देखिए, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि कितना लागत लग रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंडिंग ऑन दिस ऑल्सो क्लासिफिकेशन इज अवेलेबल। 0 to 1 करोड़ तक अगर लग रही है तो स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट, 1 to 100 करोड़ तो मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट, 100 to 1000 करोड़ तक अगर आपका लग रहा है तो लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट, ग्रेटर देन 1000 करोड़ तो मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट अगर है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट कहां तक का एक्सपेंडिचर है, तो 1 करोड़ तक का अगर एक्सपेंडिचर है तो उसको स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट। ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा अवधि में किस टाइप का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो स्पेशल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, जिसको लगभग जो 1 साल के अंदर खत्म हो जा रहा हो, है ना? जैसे हम लोगों का, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो हम यूपीआई का तैयारी करवा रहे हैं, ये लगभग 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है इसको बोलेंगे स्पेशल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मेरे लिए। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से पूछा जा सकता है सवाल बना बना के। तो ये चीजें हैं, यहां पे देख लीजिए, दीज आर द थिंग्स। ओके, दीज आर द थिंग्स। आगे नेक्स्ट देखो, अब ये जो क्लासिफिकेशन है इस चीज को समझिए, इसको कैसे समझाऊं। देखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंपैक्ट ऑन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सोसाइटी, मतलब ये जो प्रोजेक्ट वगैरह है ये हम किसी एक समाज में रह के ही करते हैं। ठीक है, तो मान लो आप एक इंडिविजुअल, आप किसी कहीं पर काम कर रहे हो, भारत सरकार के लिए काम कर रहे हो, जैसे अभी यूपीआई के लिए काम करोगे आगे चल के, है ना, यूपीपीएससी के लिए आप काम करोगे तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट में वो डाल सकते हैं, आपको अलग अलग प्रोजेक्ट में वो डाल सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज यू, ये आप हो भाई, दिस इज यू, है ना, ये आप हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कोई अपना पर्सनल लेवल पे, जैसे मैंने बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, तो ये आपका पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल टारगेट, इसको आप एज ए प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पर्सनल प्रोजेक्ट। ठीक है, वो चीज को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट वगैरह मतलब जो छोटे छोटे कंपनी वगैरह में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अभी आप पर्सनल नहीं हो, नाउ यू आर पार्ट ऑफ ए टीम, मतलब ये आप तो हो लेकिन आपके साथ और एक टीम भी काम कर रहा है। ठीक है, 3-4 लोग हैं या फिर उससे अधिक लोग भी हो सकते हैं, एक टीम में आप काम कर रहे हो। मान लो कि जैसे आप कह सकते हो कोई स्पोर्ट एक्टिविटी का कोई एक टीम है, मान लो हॉकी टीम है, हॉकी टीम का आप एक प्लेयर हो, है ना, तो हॉकी टीम कोई एक प्रोजेक्ट लेगी, जैसे कि आप उनको विदेश जाना है ना, इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स मतलब सीरीज में पार्टिसिपेट करनी है और वहां पे उनको एक गोल अचीव करना है।
ठीक है, गोल क्या, विन या लॉस या ड्रॉ, यही होता है गोल यहाँ पे बेसिकली। तो लेकिन ये यूनिक आउटपुट है कि नहीं है, तो उनका जो प्रोजेक्ट होगा दैट विल बी योर, उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हो। या फिर आप किसी कंपनी का हिस्सा हो और वहां पर आप क्या कर रहे हो, कोई एक चीज पर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसके पास एक टेंडर है, उसमें आप एक मेंबर हो, उस प्रोजेक्ट में एक पार्ट हो, समझ में आ रहा है। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये एक तरीके का आपका वो एक प्रोजेक्ट है। या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टीम में रहते हुए, ठीक है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे अगर बात करें ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि नेशनल लेवल पे इंपैक्ट डाले, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो मान लो आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, स्वच्छ भारत मिशन टाइप का, जो कि नेशनल लेवल पे, है ना, इंपैक्ट डाल रहा है, उसको हम बोलेंगे नेशनल प्रोजेक्ट। जैसे कि डिजिटल इंडिया वाला जो चला था, है ना, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब क्या है, दिस आर योर नेशनल प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है। अब ये नेशनल प्रोजेक्ट में एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, नोट्स में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पर ऑलरेडी है जो इन सब चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, कोई एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मान के चलो, मतलब अपने देश का नहीं है, दूसरे देश का है, तो उसको इंटरनेशनल बोल देंगे। तो कोई भी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अपने देश में आके नेशनल प्रोजेक्ट बन सकता है, इट कैन बिकम नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट। लेकिन वो कब बन सकता है, अगर ये प्रोजेक्ट आपका ऐसा हो, अगर ये प्रोजेक्ट आपका ऐसा हो, मतलब वो जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है किसी दूसरे देश का, वो अपने देश में आके नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में क्वालिफाई कर सकता है। कब, अगर ये प्रोजेक्ट ऐसा हो जो कि हमारे इंडियन वाटर्स को यूज कर रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे जो नदियों में पानी बह रहा है ना, इस पानी का वो किसी रूप से इस्तेमाल कर रहा हो। अंडर सच सर्कमस्टांसेस ओनली द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विल क्वालिफाइड एज ए नेशनल प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है, नहीं तो और कुछ नहीं है। अरे आप थोड़ी ना किसी दूसरे देश को अपने देश के धरती के ऊपर आके बोलोगे ये प्रोजेक्ट बनाओ, वो प्रोजेक्ट बनाओ। पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश थोड़ी ना है भाई हम ओके, जो चाइना को बुलाएंगे, तो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा जो अपना प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो क्या है, इफ इट इज यूजिंग वाटर रिसोर्स, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, एक यूनिक पॉइंट है यहां पर। कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को आप नेशनल प्रोजेक्ट के कैटेगरी में डाल सकते हो अगर वो हमारे यहाँ का पानी का इस्तेमाल करके कुछ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है ग्लोबल प्रोजेक्ट। ग्लोबल प्रोजेक्ट कहने का मतलब है जैसे पूरा ग्लोब के लिए, यार ग्लोब 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 मतलब पूरा, तो ये पृथ्वी पूरा। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रोल करना, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को तो नहीं, वो तो होता है, वो तो नेचुरल प्रोसेस, वो तो चलते रहता है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना, जो हो रही है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो कि पूरे पृथ्वी के लिए है, सभी बहुत सारे देश मिलके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट, जो सभी के हित में है। तो यहां पे देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंपैक्ट ऑन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सोसाइटी। जैसे कि पर्सनल प्रोजेक्ट है तो पर्सनल लेवल पे ही इंपैक्ट, उसका जो भी रिजल्ट है उसका इंपैक्ट मेरे या आपके तक ही सीमित है। आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट लियो या फिर मैं, मतलब जैसे यूपीए के एग्जाम में आप पास हो रहे हो तो मजा है, तो ये इंपैक्ट आपके ऊपर है, बेसिकली आपने प्रोजेक्ट लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो पर्सनल प्रोजेक्ट हो गया। मान लो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कोई एक काम को कर दिए, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को बना दिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर को आप बना दिए, अब उसको मान लीजिए 20,000 30,000 लोग यूज कर रहा है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट, मेरा जो कैटेगरी है ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा ऐसा। इसके बाद नेशनल प्रोजेक्ट जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो अपने देश का, है ना, उसको नेशनल प्रोजेक्ट, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, जो मतलब जो मूवमेंट नेशनल लेवल पे चलाई जा रही है, वो नेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पे और जोड़ा मैंने, अगर कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है उसको नेशनल प्रोजेक्ट
के रूप में अगर देखना है या फिर दर्जा देना है तो वो तभी पॉसिबल है हमारे यहाँ पे व्हेन इट इज यूजिंग वाटर रिसोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, तो ही, और कुछ नहीं, और कोई रिसोर्स नहीं, वाटर रिसोर्स, ठीक है, वो यूज करना चाहिए। अब वाटर से बात आएगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रल वाटर कमीशन CWC का भी रोल आता है। किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को वो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में जब कन्वर्ट करनी हो तो बेसिकली वो CWC के थ्रू होती है, ठीक है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेस को कौन मैनेज कर रहा है, मेन जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके बाद देखिए ग्लोबल प्रोजेक्ट जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, ETC, ओजोन लेयर डिप्लीशन कंट्रोल, ETC, इनको हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल प्रोजेक्ट। तो आप ध्यान रखोगे, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। Which one of the following is categorized as national? Which of the following is categorized as global? Which one of the following is categorized as personal project? आपको अलग अलग प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, तो ये कंसेप्ट्स अगर आपको ध्यान में है तो आप उन नाम को देख के जज करके कि कितने लोगों पे इंपैक्ट है, क्या मेरे पर्सनल लेवल पे है, क्या एक कुछ ही समुदाय पे है, या फिर पैन इंडिया बेसिस पे है, या फिर पूरे पृथ्वी के ऊपर है, तो ये इंपैक्ट को देखते हुए आप चूज करोगे। जैसे कोविड वैक्सीन एक तरीके का ग्लोबल प्रोजेक्ट था। क्यों, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लोग कोविड से संक्रमित हुए थे, सभी जगह पे हुए थे, है ना। तो कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट वो एक तरीके का ग्लोबल प्रोजेक्ट है, समझ में आ रहा है, ग्लोबल प्रोजेक्ट। तो ऐसे, तो ये ध्यान रखेंगे, यहां से इस तरीके के सवाल आते हैं जो मैंने आपको बोला। अभी आगे देखते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो यार क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम महेंद्र भाई, एग्जाम जितना सुनने में आ रहा है, सुना सुनाया बात बोल रहा हूं, ठीक है, सुना सुनाया बात ही बोल रहा हूं। मई जून मेरे को सुनने में तो आ रहा है, बाकी आप लोग कोई और इंफॉर्मेशन जानते हो तो मुझे भी बताना। मई जून के आसपास ये सुना सुनाया बात है, ठीक है। देखिए व्हाट इज नॉट ए प्रोजेक्ट, इसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करें, मैं एक चीज बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, बता क्या रहा हूं, पूछ रहा हूं, बताओ मेरे को। एक कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो नहीं, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी बोलो यार, मतलब ये सोचो कि आपका एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, यू हैव ए मैन्युफैक्चरिंग लाइन, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप मोटरसाइकिल बना रहे हो। और कौन सा मोटरसाइकिल है, मेरे पास था जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास था पल्सर 220 P220। मान लो ये पल्सर 220 मोटरसाइकिल आप बना रहे हो, बजाज वाला बना रहा है, तो ये उनका मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जिसमें वो पल्सर 220 बाइक को बना रहे हैं, क्या ये एक प्रोजेक्ट है, क्या ये एक प्रोजेक्ट है, टेल मी। हाँ, एनालिसिस करवा दूंगा भाई, ठीक है। आशुतोष जी देखो यार, फी वगैरह ये सब मैं तो चलो समझ रहे हो, वही चीज बोलूंगा। यहाँ पे क्या है, अभी 2-3 दिन इंतजार करो, एक से एक चेहरा आप देखोगे, ठीक है। मैं तो चलो ये छोटा मोटा पेपर लेके पढ़ा दूंगा, ये अपना डोमेन का है, बाकी सब एक से एक चेहरा देखोगे, ठीक है। सभी को मैनेज करना पड़ता है ना, कैसे कर पाऊंगा, समझना थोड़ा बात को, ठीक है। हाँ, बाकी अलग से सिस्टम बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। मुझे मैसेज करना, पर्सनली नंबर होगा ही आपके पास आशुतोष, एनालिसिस करवा दूंगा BPSC का। आज इस क्लास के लिए मेरे को थोड़ा काम करना पड़ गया, तो एनालिसिस मैं कल करवा दूंगा BPSC का सभी पेपर्स का, ठीक है। जीके वाले सर करवाएंगे, जनरल इंजीनियरिंग वाले भी जनरल इंजीनियरिंग वाले सर करवाएंगे, सिविल वाले मैं करवा दूंगा, कल ही करवाऊंगा। ये एक प्रोजेक्ट है या नहीं है, ये बताइए, इज दिस इज ए प्रोजेक्ट और नॉट। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, प्रोजेक्ट होगा। अब बोलोगे सर, गुरुजी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है मतलब काम तो हो रहा है, वर्क
या एफर्ट लग रही है, एफर्ट लग रही है, ठीक है, वर्क या एफर्ट लग रही है। आप ऐसा भी बोलोगे कि सर एक ड्यूरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं कि इतना समय तक ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मान लो 20 दिन तक मैन्युफैक्चरिंग करना है। क्या करना है? 20 दिन तक मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो इस तरीके का लॉजिक दोगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि नहीं गुरुजी ये टेम्पोररी भी है, टेम्पोररी भी है। चलो यार मान लिया कि मान लो आपने खुद ही डिफाइन कर दिया है ना, आपने खुद ही डिफाइन कर दिया, ठीक है, आपने खुद ही डिफाइन कर दिया कि चलो 20 दिन के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो इसको चलो 20 दिन तो ऐसा तो नहीं है कि अनंत समय है, टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी के अंदर भी टिक लगा दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ क्या ये 20 दिनों के अंदर अंदर जितने भी आप बजाज पल्सर बना रहे हो, असेंबली लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन, तो इस तरीके के सेम यूनिट आपने 200 बना दिए, सेम यूनिट आपने 200 बना दिए। अब मुझे ये बताओ, सोचो डेफिनेशन में क्या था कि प्रोजेक्ट वो है जिसका आउटपुट यूनिक होना चाहिए। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर वर्क तो है, चलो मैंने एक टाइम भी डिफाइन किया, टेम्पोररी भी इसको बना दिया, लेकिन सेम ही यूनिट आप बार बार बनाते चल रहे हो। तो जो प्रोडक्ट है, जो आउटपुट है, आउटपुट इज नॉट यूनिक, या रिजल्ट इज नॉट यूनिक। अगर आउटपुट यूनिट नहीं है, रिजल्ट यूनिक नहीं है, तो ये आपका प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। इट विल बी नॉट ए प्रोजेक्ट, इसको आप प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपको बोलेगा ये टर्म, तो ये प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस आप कर रहे हो, ब्रिज का मेंटेनेंस कर रहे हो, क्या ये प्रोजेक्ट में आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये भी प्रोजेक्ट में नहीं आएगा। मेंटेनेंस करना मतलब सेम ही एक्टिविटी तो बार बार कर रहे हो, रेपिटेटिव टाइप ऑफ सर्विसेस है ना, सेम रिजल्ट है, कोई अलग से आउटपुट नहीं है, कोई यूनिक आउटपुट नहीं है। तो मेंटेनेंस वर्क या फिर रिपेयरिंग काम मतलब जो चीज बना हुआ उसी को वो बार बार आप रिपेयर कर रहे हो, उसी वही चीज आप बना रहे हो रिपेयर करके, यूनिक आउटपुट नहीं है, सेम आउटपुट यू आर गिविंग एवरी टाइम। तो मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर काम हो गया है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग काम हो गया, ये सभी प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आप बोलोगे साहब सर ये प्रोजेक्ट की कैटेगरी से इसको रिमूव कर दिए, लेकिन काम तो है, वर्क तो लग रही है, एफर्ट तो लग रही है, तो इसको फिर बोलेंगे क्या? बोले क्या? तो इसके लिए एक अलग टर्म डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं ऑपरेशंस। डॉक्टर वाला नहीं, यहां अलग है, ऑपरेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस टर्म को आगे चल के डिफाइन करूंगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, कोई भी आपको काम अगर टास्क दिया है और सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा चीज प्रोजेक्ट है नहीं है, तो ये 3 चीज जो मैंने सबसे पहले लिखवाया था, टेम्पोररी नेचर का है या नहीं है ये चीज देख लेना आप, ठीक है, टेम्पोररी नेचर का है या नहीं है इसको देखोगे, यूनिक रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको देखोगे। इसके बाद आप क्या देखोगे कि उसमें एंडीवर है कि नहीं है, मतलब वर्क या एफर्ट वगैरह लग रहा है कि नहीं, है ना, इस चीज को देखोगे। अगर इन तीनों चीजों को क्वालिफाई कर रहा है या फिर इनमें से कोई 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 2 क्या है? टेम्पोररी नेचर का होना चाहिए और यूनिक रिजल्ट देना चाहिए, तभी आप उसको एज ए प्रोजेक्ट कह पाओगे, नहीं तो वो प्रोजेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यूज करेंगे और संभावित यहां से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कि प्रोजेक्ट क्या है, इनमें से कौन सा एक प्रोजेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट के डेफिनेशन को, और कौन नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के जो काम होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर वाले, ये तो सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं ना, इनका कोई यूनिक आउटपुट नहीं है, तो ये सेम रिजल्ट देने के कारण, ठीक है, वो प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। समझ में आ रहा है? जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह जो काम कर रहा है, क्या फ्लिपकार्ट का सर्विसेज को लेके चलो, उनका काम क्या? डिलीवरी, तो वो सेम ही चीज तो कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, है ना, डिलीवरी सर्विसेज। तो ये सर्विसेज वगैरह भी जो होते हैं, जो सेम ही चीज दे रहे हैं, कोई यूनिक चीज नहीं दे रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आता। सर्विसेज विल आल्सो नॉट कम अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी,
है ना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से जो भी सर्विसेज अवेलेबल है आपको, वो प्रोजेक्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो व्हाट इज नॉट ए प्रोजेक्ट आप कैसे चेक करोगे, ये चीज मैंने आपको दिखा दिया। तो इन सभी चीजों को हम कैसे क्या बोलेंगे, किस टर्म के अंदर बात करेंगे? फिर एक टर्म इनके लिए अलग से डिफाइन किया गया है, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस आर द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन, मतलब जो कि लगातार चलते रहता है। अब लगातार चलते रहने का मतलब क्या है? देखो, प्रोजेक्ट टेम्पोररी नेचर का था, मतलब उसका एक स्टार्ट था, एंड था, लेकिन ऑपरेशंस लगातार चलते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बजाज कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्शन लाइन बनाया, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो बजाज कंपनी ने जब सबसे पहले बजाज पल्सर 220 को डिजाइन किया होगा, जब उसके बारे में सोचा होगा, वो उसके लिए प्रोजेक्ट था, दैट वाज द प्रोजेक्ट फॉर हिम और बजाज कंपनी। लेकिन जब 220 का मॉडल तैयार हो गया, सारा कुछ, एक गाड़ी बन गया, एक गाड़ी बनने तक प्रोजेक्ट है। यहां से अब 100 बना रहे हो, 200 बना रहे हो, 2 लाख बना रहे हो, 3 लाख बना रहे हो, अब इसमें समय भी तो लगेगा। तो ये प्रोडक्शन लगातार चलते रहेगा, है ना, ये आउटपुट लगातार निकलते रहेंगे। तो ऑनगोइंग एग्जीक्यूशंस जो कि निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, तो ऑपरेशंस वगैरह निरंतर चलते रहेंगे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में या फिर प्रोडक्शन लाइन में हो रही है, ये निरंतर चलते रहेंगे, है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऑनगोइंग एग्जीक्यूशंस ऑफ एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस, जो कि क्या दे रहा है? सेम आउटपुट और रेपिटेटिव टाइप ऑफ सर्विस। सेम आउटपुट मतलब बार बार पल्सर 220 ही बना रहे हो, ओके। तो कोई एक प्रोडक्शन लाइन को पकड़ोगे तो वो प्रोजेक्ट के कैटेगरी में नहीं आता, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? उन सब चीजों को बोलते हैं ऑपरेशंस। सो इसी लॉजिक को पकड़ते हुए डिजाइनिंग ए न्यू कार इज प्रोजेक्ट बट प्रोडक्शन विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशन। इसी लॉजिक को पकड़ते हुए जिस बिल्डिंग के अंदर ये कार बनेगी, है ना, जो डीलरशिप का बिल्डिंग होगा जिसके अंदर ये कार बननी है, वो मान लो एक प्रोजेक्ट है, लेकिन अब उसके अंदर जब कार बन रही है वो प्रोजेक्ट नहीं है, वो क्या, किस कैटेगरी में आएगा? इट विल बी इन ऑपरेशन। डिजाइनिंग फैसिलिटी फॉर ए कार मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोजेक्ट, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग कार इज नॉट ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष भाई, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हो। मेंटेनेंस वो प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन बना रहे हो, नया कुछ यूनिक आउटपुट निकलेगा, वो प्रोजेक्ट है। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो इसी तरीके के यही रियलिस्टिक एग्जांपल्स, ये जो डेफिनेशंस, ऐसा नहीं आपको सीधा सीधा, हाँ अब ये ऑपरेशन वगैरह इन सब चीजों का डेफिनेशंस भी पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मैं करवाऊंगा ना आपको, एमसीक्यू वगैरह भी करवाऊंगा, तो आइडिया लगेगा, ठीक है। अभी जैसे सोचने का तरीका बता रहा हूं उसको आप समझते चलो। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, थ्योरी लगेगा आपको, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, ओके। और थ्योरी मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा, ऐसा समझा दूंगा कि आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़े, बस सुने हैं, एक बार नोट्स का रिवीजन करोगे, काम खत्म, गेम ओवर। देखो यार, ऑपरेशन वगैरह हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रोजेक्ट तो चलो कोई चीज नया एक बनाना है, आउटपुट देना, यूनिक आउटपुट, प्रोजेक्ट। ऑपरेशन वगैरह क्या? अब वो जो प्रोजेक्ट से जो आउटपुट निकला, उस डिपेंडिंग ऑन दैट कोई बिजनेस आपको अगर चलानी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मान लो मैंने ये जो क्लास पढ़ाया, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसी को मैं रिकॉर्ड कर लूं, इसी को मैं रिकॉर्ड कर लूं और बार बार चैनल के ऊपर चलाते रहूं, हर बार चलाते रहूं, तो ये ऑपरेशन के अंदर आएगा। लेकिन अगर बार बार हर बार मैं नए से लाइव पढ़ाऊं इसी सब्जेक्ट को, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हर बार चेंज होगी, बदलाव होगी। समझ में आ रहा है? तो ऑपरेशन को क्यों करते हैं? ऑपरेशंस आर यूज्ड टू रन रेगुलर बिजनेस मॉडल एंड सपोर्ट द बिजनेस, इसलिए ऑपरेशन होता है। प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग लगातार आप करते चल रहे हो, ठीक है, रेगुलरली यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। तो बस, तो आपका जैसे कि ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क, ई कॉमर्स सर्विस प्लेटफॉर्म,
ई कॉमर्स सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सर्विसेज ETC, ये सभी ऑपरेशन के अंदर आ जाएंगे। तो अगर ये सभी ऑपरेशन के अंदर आ गए तो इनका एग्जांपल्स आपको मालूम ही है, ठीक है। तो कोई चीज प्रोजेक्ट है या नहीं है तो इससे भी आप टैली करके फिर क्रॉस चेक करके आंसर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सो चीजों को ध्यान रखेंगे गाइस। आज ये पहला क्लास था। क्लास यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो इस पर्टिकुलर बैच को हम लोगों ने स्टार्ट किया है फॉर योर यूपीएई एग्जामिनेशंस, यूपीएई एग्जामिनेशंस, यूपीएई। और देखिए यूपीपीएससी एई, मैं एक दो चीज आपको क्लियर कर दूं 2024 क्लियर ये कर देता हूं। सुनना दोस्त, यहां पे देखो प्रीलिम है, प्री है, अब ध्यान से सुनना और सोचना, और मेंस है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू सिलेक्शंस जो दिलवाएगा यही आपको दिलवाएगा, फाइनल चीज अल्टीमेट तो यही है। जो प्री है ये भी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सो दैट यू कैन राइट या अपीयर दिस पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन। इंटू 15 टाइम्स कैंडिडेट को इनको यहां पे लेना है 15 गुना, तो 15 गुना कैंडिडेट को लेना है। तो आप अगर कट ऑफ के बारे में भी सोचोगे ना तो कट ऑफ भी मैं आपको बता रहा हूं, कट ऑफ जो है चलो यार उसको उसके बारे में क्या सोचे, वो तो डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम कंपटीशन वही आएगा। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूं, जैसे ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए जो तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। देखो इसमें आपका जो हिंदी है, हिंदी एंड जीके जीएस, जीके जीएस ये आपके मेंस में भी है, हिंदी जीके जीएस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री का ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्री में भी ये 100 नंबर की है, ठीक है, 100 नंबर की, और मेंस में भी बनाती है नंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके जीएस। तो इस चीज को जब अभी से आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिमिनरी को ध्यान में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए, इस चीज के ऊपर 100% फोकस करना बहुत डिटेल में, ठीक है। और बाकी का जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया है डेफिनेटली वहां से भी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए होनी चाहिए आगे चल के सिंस इंटरव्यू है ना, आप इंटरव्यू को अटेम्प्ट करोगे तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस नया ऐड किया गया है, तो एथिक्स एंड वैल्यूज इन प्रोफेशन वगैरह ईटीसी इस तरीके के जो टॉपिक है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू बेस्ड पूछे जा सकते हैं। और भी इसमें बहुत ऐसे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जहां से इंटरव्यूज में क्वेश्चंस आपको उठाए जा सकते हैं, है ना। तो एक अंडरस्टैंडिंग उस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपको इन सब्जेक्ट का चाहिए, प्लस प्रीलिमिनरी को क्लियर करने के लिए इन सब्जेक्ट का, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। और रेंज वगैरह कट क्या है पर सब्जेक्ट का, ऑन एन एवरेज क्या सोच के हम लोग चल सकते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में, इसके बारे में मैंने आपको आइडिया दिया ही। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास टुडे। कल से आपके और भी जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो आके चीजों को स्टार्ट कर देंगे। सो दिस वाज माय फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्लास से हम यही सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, ओके। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 चलता रहेगा। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट कितना घंटा जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे देखोगे इन एन ओवरऑल अगर बहुत डिटेल में ऐसे पढ़े तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही तो 25-30 घंटे का हो जाएगा। तो हमें उतना नहीं, हमें मेन चीज क्या करना है, मेन ये ध्यान रखना है कि जैसे कि 15 मान लो अधिक से अधिक 15 घंटा या 16 घंटा तक में कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा हो, प्री तो निकालनी है ना। तो इस तरीके से मेन चीजों को फोकस करते हुए, समझते हुए, जहां से कोर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, जहां पर भी ये सिलेबस था, है ना, यूपी के अंदर जहां सिलेबस था, ईएससी के अंदर जहां सिलेबस था, वहां जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए उसी के इर्द गिर्द हमें चीजों को पढ़ के एग्जाम में चली जानी है बस। और वही चीज
हम यहाँ पे करवाएंगे, या जितने भी फैकल्टी मेरे यहाँ पे आएंगे वो सभी इसी चीज को करवाएंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन उनको यही दिया गया है। ओके ओके गाइस, जय हिंद, टेक केयर। आप ये देखो, वही ना मैं बोल रहा हूँ, जैसे 20 टॉपिक है ना, मोटा मोटी किसी टॉपिक को मान लो क्लाइमेट चेंज वगैरह 5, 6, 8 घंटे में भी डिस्कशन हो गई, तो किसी को कम लेके चलो, किसी को आप ज्यादा लेके चलो, ठीक है। कोई मान लो जैसे कोई सब्जेक्ट 8 घंटे में हो गई, कोई 10 घंटे में हो गई, कोई 12 घंटे में हो गई, कोई 18-20 घंटे तक चली गई। जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल वगैरह का जो टॉपिक है वो ऐसे भी लेंदी टॉपिक होता है, थर्मोडायनामिक्स वगैरह देख लीजिए, वो सब ऐसे भी लेंदी टॉपिक्स है। वो थोड़ा सा 20 घंटे के अराउंड या 22 घंटे के अराउंड जाएगी, मान के चलो, अगर कम से कम में भी अगर पढ़े तो, है कि नहीं। तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज आप हिंदी, जीके, जीएस इनको मिला लीजिए, फिर इस वाले पोर्शन को आप मिला लो, ठीक है। तो कम से कम क्या ही बोलूं, 300-350 इतना तो आपका बनता है ना, मिनिमम टू मिनिमम इतना। ओके, इसके आगे जो भी हो डिपेंडिंग ऑन दी ऑनगोइंग क्लासेस, है कि नहीं, कम से कम उतना तो हो ही सकता है। ठीक है गाइस, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। सेम टाइम पे मेरी क्लासेस रहेंगे, और जैसे जैसे फैकल्टीज आ जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है क्लास आगे पीछे हो, मतलब एक शेड्यूल क्रिएट हो जाएगी, उसके अनुसार फिर हम लोग क्लासेस को करेंगे। जो सेम टाइम पे जो क्लासेस यहाँ रखेंगे, अभी कुछ दिनों तक आप देखोगे सेम टाइप पे ऐप पे भी चलेगी। हिंदी की क्लासेस सुबह मॉर्निंग टाइम पे हिंदी क्लासेस रहेंगे। ठीक है गाइस, टेक केयर। और कुछ पूछना चाहेंगे? बीपीएससी का पेपर एनालिसिस कल करवा दूंगा। ओके।